कर दीजिए। गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। कैसी है जनता? बढ़िया। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आज हमारा रिडॉक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर में आ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आप देख सकते हो। प्री रिक्विजिट में ऐसा बहुत ज्यादा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन हाँ, इनिशियली मोल कॉन्सेप्ट के 4 लेक्चर्स, कंसंट्रेशन टर्म के पहले 2 लेक्चर्स, मोल के पहले 4 या 5 लेक्चर, कंसंट्रेशन टर्म के पहले 2 लेक्चर वो देख लीजिए। कंसंट्रेशन टर्म में, सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम की यही प्री रिक्विजिट है। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है वो आना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर टीचर्स डे विश। धन्यवाद। आप सभी का प्यार मुझे मिला, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग विश करते हो, मोटिवेशन मिलता है। नहीं, और अच्छा पढ़ाने की इच्छा करती है कि और इनपुट डाला जाए और हार्ड वर्क किया जाए। इनफैक्ट वो हार्ड वर्क ही नहीं लगता यार, सही बता रहा हूँ। हार्ड वर्क जब रिस्पॉन्स अच्छा आता ना, तो हार्ड वर्क ऐसा लगता है यार मजे कर रहे हैं हम, तो जिंदगी के मजे ले रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, एंड दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखो कि समटाइम्स कुछ जगह हम हार्ड वर्क करते भी हैं तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पर हमें थोड़ा सा ना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग में हमेशा रखो कि हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो चलो हो सकता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में आपको अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में तो मिलने ही वाला है। लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। तो इसलिए सीरियसली, मतलब वो सारे, और देखो एक चीज मैं बताऊँ ना, आपको जिंदगी में मजा तभी आएगा जब चीजें मुश्किल से मिलती है। उन्हीं में मजा, जो आसानी से मिलते हैं ना उसमें कोई मजा नहीं आता। खुशी, खुशी तभी, यानी हैप्पीनेस वाली जो फील है ना, ये खुशी वर्ड थोड़ा सा अभी तुम अलग डायरेक्शन में लेके चले जाओगे, इसीलिए हैप्पीनेस, हाँ, वो उसका फील जो है ना, मजा तभी आता है जब थोड़ा सा दुख वाला टाइम हो, डिफिकल्टी वाला टाइम हो, तब मजा आता है। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और फिर हो जाए तो मजा ही अलग आता है, मजा ही अलग आता है ना। मेरी आवाज कम आ रही है? अब ठीक आ रही होगी यार। टेलीग्राम चैनल का लिंक यार कितनी बार पूछोगे यार, बहुत बार बता चुका हूँ। अपने दोस्त लोगों से भी कुछ पूछ लो। अब आवाज ठीक है? तो अयोध्या से मेरे पास चलो यार ठीक है, अयोध्या तो घूमना पड़ेगा। राम जी का मंदिर बन रहा है बड़ा विशाल भव्य। एड्रेस दे देना भाई, वहीं आके रहूंगा, खाना खाऊंगा तुम्हारे घर पर। हिम्मत करना सर, होटल में जाके रुक जाओ। अच्छा, चलो अब बातें हो गई। दिल्ली आए, कानपुर भी आए ऐसे। अभी तो दिल्ली आने का मन है यार, वो बाइडेन आ रहा है तो सोच रहा हूँ उससे मिल विल लूँ। लेकिन क्या, प्लान मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा एक्चुअली। वो कौन है, चाइना, चाइनीज वाला? हाँ वो, क्या नाम है उसका, एक्स आई जो भी है, जी, उससे मिलना था। लेकिन यार उसने बुलाया भी था, फिर कहता कि नहीं सर मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ। हाँ, जी जिनपिंग जो, तो वो जिनपिंग आ नहीं रहा, नहीं तो मेरी उसके साथ, समझ रहे हो। अब क्या करो, इसीलिए कैंसिल किया, नहीं तो दिल्ली जाने वाला था मैं। यार बालाघाट कौन रहता है भाई? धुरवा बालाघाट जबलपुर के पास ना? वही वाला क्या, बालाघाट जबलपुर के पास? हम्म। कुछ जनता कह रही सर बहुत हो गया, फेंक को मत अब, क्वेश्चन के आंसर बता दो।
रायपुर तो मैं रहा हुआ हूँ, थोड़े टाइम के लिए रायपुर रहा हूँ, रायपुर भिलई छत्तीसगढ़। इनफैक्ट मैंने वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहले 1 साल मैंने रायपुर भिलाई पढ़ाया था, 2003 से 2004 मार्च तक। फिर उसके बाद कोटा आ गया, 2004 से कोटा में पढ़ा रहा हूँ। पुणे कभी नहीं आया यार मैं, मन बहुत है पुणे घूमने का, सुना बड़ी सुंदर सिटी है, एकदम शानदार, मौसम बड़ा अच्छा रहता है। वाराणसी तो बेटा बहुत बार, बहुत, वाराणसी तो 4 साल रहे हैं। आएंगे वापस जल्दी। चलो तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिहार भी आया हुआ हूँ, पटना आया हुआ हूँ मैं, पटना आया हुआ हूँ, नैनीताल, पिथौरागढ़, यार जगह बड़ी अच्छी अच्छी तुम पूछ रहे हो, सोच रहा हूँ एक बार पूरा भारत भ्रमण पर निकल जाऊं, सब जगह आराम से तुम लोगों से मिलता मिलता आराम करता हुआ घूम भी लूंगा पूरा। देखो चंडीगढ़, नैनीताल, सवाई माधोपुर भी है क्या कोई, अरे वाह। तो मुझे लगता है मेरा तो फ्री में ही पूरा ट्रिप हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, अच्छा घुमाओगे ना मेरे को। हम्म। कश्मीर तो घूम आया है यार, मेरे को पता नहीं था पहले। जरूर आएंगे, अब डिस्कशन पर आ जाते हैं। तो डिस्कशन क्या था भाई, S129, अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा फीचर हो गया। अच्छा, ये तो आज पहली बार पता चला कि इसको उठा के इधर भी ले जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखा, ऐसा नहीं लगता है तो ना, चूहे की पूंछ कट गई, या जनरली देखा ना, छिपकली जो होती है उसकी पूंछ कभी कभी कट जाती है, ऐसे दूर दूर जा रही है, टुंग। कोई पाकिस्तान भी बुला रहा मेरे को। देव कह रहा आप हमारी रैंक लाओ। ऐसा नहीं लग रहा कि कौन सी क्लास में आ गए तुम, ये क्या हो गया सर को। मजे कर लो यार। S129 से 37। सिद्धांत होमवर्क करना होता है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता होमवर्क। खाना मत खाओ लेकिन होमवर्क जरूर करो। यस बोलिए, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 29 क्वेश्चन को बैलेंसिंग करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। बिना बैलेंस किए हुए अगर सॉल्व कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां HCl का n फैक्टर 1 नहीं है। यहां HCl का n फैक्टर 1 नहीं है, क्योंकि ये केस 4 हो गया। HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अंडरगोइंग पार्शियल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इसका एन फैक्टर 1 मत लेना और फिर सॉल्व करो। तो AS2O5 प्लस 10HCl कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस AHCl3 प्लस 2Cl2 प्लस 5H2O, इसके 230 ग्राम, इसके 182.5 ग्राम,
तो यहां पर इनके मोल्स निकालोगे तो 36.5, इसका कितना आएगा भाई? HCl लिमिटिंग आ रहा है क्या? हाँ, इसका आर्सेनिक का दे रखा 75, 150, 150, तो ये तो हो गया 1 मोल। और ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? जितना भी हो लिमिटिंग तो यही रहेगा। 182.5 को डिवाइड करो, कितना? 5 आ रहा है, हाँ 5। HCl लिमिटिंग हो गया, इससे निकाल दो। गड़बड़ कहां होती है वो बता दूं। अगर आपने इसका एन फैक्टर 1 ले लिया तो फिर ये लिमिटिंग हो जाता है, अगर एन फैक्टर 1 ले लिया तो ये लिमिटिंग हो जाता है, और फिर आंसर गलत हो जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा बेटा? एन फैक्टर 1 लेने पर, एन फैक्टर 1 लोगे तो इसके कितने इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे? 5 इक्विवेलेंट्स। इसका एन फैक्टर कितना है? 2, तो इसके 4 इक्विवेलेंट्स, तो फिर ये लिमिटिंग हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद, अरे यार मेरा आईपैड बंद हो गया। चलो मोबाइल से देखते हैं। S1 में 37 तक, 31, 32, थर्टी हो गया, या 30 में भी डाउट है? क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 30। 100 ml sample of water was treated to convert any iron present to Fe+2, यानी पानी सारा Fe+2 में एडिशन ऑफ 25 ml of K2Cr2, रिजल्ट ये हो जाए एक्सेस ऑफ K2Cr2, K2Cr2O7 was back titrated with 7.5 ml। हो क्या रहा है? एक सॉल्यूशन में Fe+2 है, ठीक है। 100 ml में मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? x। इसकी कंसंट्रेशन x है। इसमें हमने क्या किया? K2Cr2O7 मिक्स कर दिया। लेकिन जैसे लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि इसमें हमने ज्यादा अमाउंट में K2Cr2O7 डाला। याद करो आयोडीमेट्री टाइप्स, ये एक्सेस में डाला है, तो बचा हुआ K2Cr2O7 जो है, वो जो बच गया वो वापस किसके साथ हम टाइट्रेट कर रहे हैं? Fe+2 के साथ। तो Fe+2 एक तो जो पहले था और जो हमने बाद में डाला, बाद में और Fe+2 कितना डालना पड़ा? 7.5 इंटू 0.01, ये मोल्स है। खैर Fe+2 का एन फैक्टर यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो जो मोल्स है या जो मिली मोल्स है वही उसके मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। यहां पर इसका एन फैक्टर 1, ये मिली इक्विवेलेंट्स, ये मिली इक्विवेलेंट्स, तो टोटल Fe+2 के कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए? x इंटू 1। ये मिली मोल्स है, ध्यान रखना। x यहां पर Fe+2 के मिली मोल्स हैं, ध्यान रखना, इन 100 ml। बाद में कितना? 7.5 इंटू 0.01 equals to milli equivalents of K2Cr2O7 25 into 0.002 into K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना हो गया? 6। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर आप कन्वर्ट करते रहना।
अब वो कन्वर्जन वाला काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। नीति सिंह सर, आज का क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन होमवर्क किया है तो समझ में आएगा बेटा, अगर होमवर्क नहीं किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये सब की तैयारी हम इतने दिनों से कर रहे हैं। सही बात है। देखो, पिक्चर का अगर आप इनिशियल पार्ट नहीं देखो ना, तो पिक्चर का डायरेक्ट एंड देखोगे तो कभी अच्छा नहीं लगता है। पिक्चर का एंड तभी समझ में आता है, तभी मजा आता है जब आप पूरी पिक्चर देखो। ब्लीचिंग पाउडर 10 ग्राम सैंपल है। 10 ग्राम सैंपल को पानी में मिलाया। टू दिस सॉल्यूशन 35 ml ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का ये फॉर्मूला याद भी रखना, यानी बेसिकली मोहर सॉल्ट मतलब Fe+2। तो होगा क्या, ये जो CaOCl2 है ब्लीचिंग पाउडर, ये मोहर सॉल्ट में जो Fe+2 है उसको Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो क्लोरीन है यहां पर 0, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो इस क्लोरीन का हो जाता है रिडक्शन। देखो, Fe+2 क्या, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये भी एक तरह का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नहीं पता हो तो अब याद रखना, क्योंकि इसमें क्लोरीन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और क्लोरीन माइनस में रहना प्रीफर करता है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो Fe+2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। फिर वापस क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर द रिएक्शन वॉज कंप्लीट, एक्सेस मोहर सॉल्ट, यानी जो बचा हुआ Fe+2 है, उस बचे हुए Fe+2 को किसके साथ रिएक्ट करवाया, KMnO4 के साथ। फिर से वही वाली बात हो गई, Fe+2 इन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOCl2 प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, इन दोनों के साथ Fe+2 रिएक्ट कर रहा है, तो इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2। Fe+2 के कितने मिली मोल्स हम डाल रहे हैं, 35। वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, एम वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। KMnO4 कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, कंटेनिंग H2SO4, तो मीडियम एसिडिक है। KMnO4 कितना डाला, 30 इंटू 0.1 इंटू KMnO4 एसिडिक मीडियम है, एन फैक्टर 5। इसका एन फैक्टर कितना होगा, 0 से -1, चेंज कितने का, 1 का, लेकिन यहां कितनी क्लोरीन है, 2, इसीलिए इसका एन फैक्टर 2। तो यहां पर मिलीमोल्स इंटू 2, तो यहां से CaOCl2 के क्या आ जाएंगे, मिलीमोल्स। CaOCl2 के क्या आ जाएंगे, मिलीमोल्स। आई थिंक इसको सॉल्व करो, ये 35, ये 315, तो ये n इक्वल्स टू आ जाएगा 10। 10 मिलीमोल्स, ये क्या है, मिलीमोल्स ऑफ CaOCl2। अब उसके बाद आई थिंक आप आगे इजीली कर सकते हो, परसेंटेज सब निकाल सकते हो। कल की हॉलीडे नहीं है बेटा, कल क्लासेस होगी। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन देखो, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन देखिए, लास्ट क्लास में समझाया हुआ है, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए। एसिड बेस टाइट्रेशन वाले भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, जो कि बहुत आसान है वैसे तो। 37 तक, 37 ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें चाहो तो आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो, इतना सबका सॉल्यूशन दे रखा है, बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखो, अपने आप सब समझ में आएगा। थर्टी फोर, चलो कोई एक बता देता हूं। 34
Na2CO3 के मान लो x मोल है, NaHCO3 के भी x मोल्स हैं, और इसके साथ क्या मिक्स किया, HCl। आपको भी पता है HCl इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अब क्या हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं? HCl के साथ मिक्स करोगे, अगर रिएक्शन नहीं दे रखी है तो सीधा सीधा ये Na प्लस आयन दोनों हट जाएंगे, बनेगा क्या, H2CO3 प्लस ट्वाइस NaCl। यानी यहां पर ये इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2, लेकिन इसका एन फैक्टर 1 ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो है, तो एक ही Na प्लस आयन रिप्लेस होगा, तो इससे भी बनेगा H2CO3 प्लस NaCl, इसका एन फैक्टर 1। इक्विमोलर मिक्सचर क्वेश्चन में दे रखा कि इक्विमोलर मिक्सचर है, तो इन दोनों के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, HCl, तो Na2CO3 के मोल्स x इंटू एन फैक्टर, ये क्या हो गया, मिली इक्वलेंट्स या इक्वलेंट्स जो भी कह दो, ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्वलेंट्स ऑफ NaHCO3 इक्वल्स टू कौन रिएक्ट कर रहा है, HCl इक्वल्स टू मिली इक्वलेंट्स ऑफ HCl, V इंटू 0.1 इंटू 1। हाँ, यहां पर अब इक्विमोलर मिक्सचर है, दोनों का टोटल वेट कितना है, 19 ग्राम। दोनों के हमने कितने मोल्स माने, x, तो 106 x, ये Na2CO3 का मास और NaHCO3 का मास 84x इक्वल्स टू 19। सब आंसर सही है। 33 के सेकंड पार्ट में H2SO4 की नॉर्मलिटी दे रखी है, मोलरिटी नहीं दे रखी है। 33 के बी पार्ट में 33 के बी पार्ट में H2SO4 की नॉर्मलिटी दे रखी है, तो उसे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियांश इज सेइंग सर फिजिकल के क्वेश्चन मैथ्स और फिजिक्स के से भी ज्यादा टाइम लगता है। बेटा क्या करो, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। क्या करें, जेई वालों को क्या बोलोगे तुम? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में HCl पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बाद में NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी HCl दो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्विवेलेंस ऑफ HCl इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। मिली इक्विवेलेंट्स कर दो, नहीं तो मिली इक्विवेलेंट्स, देखो इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स वो डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह से है। बेटा एसिड और बेस मिक्स करोगे तो रिएक्शन होगी, नहीं तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिएक्ट बहुतों को लग रहा है सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस यहां पर दे रखी है, वो याद रखो। अदरवाइज ये ध्यान रखो, कोई भी एसिड में कोई बेस मिक्स करोगे तो वो एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे। सॉल्यूशन देख लो बेटा, बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशंस दे रखे हैं, बहुत क्लियर सॉल्यूशन दे रखे हैं, उससे सब समझ में आएगा। प्रैक्टिस करोगे, पुराने क्वेश्चंस किए हुए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। डिस्कशन को हम होल्ड नहीं कर सकते, सॉरी। बहुत S2 के क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं दिए हैं, होमवर्क इतना ज्यादा नहीं था कि आप कहो कि सर नहीं हो रहा। यानी ये कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 और 5 13, ओनली 13 क्वेश्चंस। आज डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही करने, थ्योरी ऑलमोस्ट डन है हमारी, थ्योरी ऑलमोस्ट डन है।
बोलिए S2 में डाउट्स बोलिए। देखो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगी बातें। क्वेश्चन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि एक भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो मैं जब बोर्ड पे समझाऊंगा तो भी क्या समझ में आएगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है तो जब मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे देख पा रहा हूं 1 2 3 4 सब डाउट्स है। चलिए देखते हैं, देखें, थोड़ा बहुत समझाता हूं क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चन में S2 के जो क्वेश्चन है, एवरेज 10 15 मिनट्स लगेगा आपको। 10 to 10 मिनट्स लगेगा, या 10 to 15 मिनट्स टाइम दोगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाँ बेटा, सब ने S2 कल प्लीज, S2 नेक्स्ट क्लास में, S2 नेक्स्ट क्लास में। वाह, आई एम एडमिटेड, आई एम एडमिट इन हॉस्पिटल आयुष। तो हॉस्पिटल से क्लास कर रहे हो ऐसा? आई, यू वर इन हॉस्पिटल और यू आर राइट नाउ इन हॉस्पिटल? हिंदी में लिख दो भाई। नो सर, अलशत का कहना है कि सर S2 अभी डिस्कस करो, मैं करके आया हूं। द्रव्य का कहना है फिफ्थ हो गया, 1 2 3 4 नहीं हुआ। कुछ लोग हैं, लक्ष्य का कहना है, नहीं सर अभी डिस्कस करो, हम करके आए हैं। हाँ सही बात है बेटा, जो करके आए हैं उनको नुकसान क्यों। तनिष, अभी थोड़ी देर पहले तो तनिष तुम बोल रहे थे कि डिस्कस मत करो, और अब कह रहे हो कि कर लो। है, भाविक का कहना है डिस्कस टुडे ओनली। आयुष का कहना है सर मैं अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हूं, तो बेटा टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम हॉस्पिटल में हो और फिर भी क्लास अटेंड कर रहे हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस यही इंटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखो। और अगर आपका इंटेंशन, डेडिकेशन, मतलब अब अगर ये सही है तो लाइफ में सब सेटल हो जाता है, सब सही होता है। आज का होमवर्क आज ही डिस्कस होना चाहिए, देगा। अब बताओ तुम लोग, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डिस्कस करो और कह रहे हैं कि गलत बात है सर, आप होमवर्क को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, हम करके आए हैं। जो बच्चे नहीं करके आए हैं उसके कारण आप हमें पनिश कर रहे हो। हमने क्या गलत किया? हम्म, अब बताओ उनको क्या रिप्लाई करूं मैं, क्या रिप्लाई करूं? और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, फिर ये डिस्कशन सब अटक जाएगा।
फिर होगा भी नहीं। चलो पहला क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर ही देता हूं। पॉइंट 96 ग्राम सैंपल है Fe2O3 का, जिसमें ये 50% प्योर है। मतलब मास ऑफ Fe2O3 कितना हो गया? 0.48 ग्राम। 0.48 ग्राम इज डिजोल्व इन एसिड। थोड़ा समझा रहा हूं मैं, सुन लो अच्छी तरह से, क्वेश्चन सामने रखो। इज डिजोल्व इन एसिड, एसिड में डिजोल्व किया गया बिकॉज Fe2O3 एक सॉलिड होता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Fe+3 में, ऑक्साइड -2 में। जैसे ही आप इसको पानी, एसिड या वाटर में डिजोल्व करोगे, ये आपको आयंस दे देगा। और हमें किससे मतलब है? Fe+2 से। सॉरी, इसमें आयरन किस स्टेट में? +3। ये आयंस में टूट जाएगा। तो जैसे आप इसे पानी में डालोगे, ये आयंस में टूट जाएगा, Fe+3 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा गया है dissolved in acid and completely reduced by heating the solution with zinc dust। तो हीटिंग दी सॉल्यूशन विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट मतलब जिंक सॉलिड, और इज कंप्लीटली रिड्यूस्ड मतलब Fe+3 को हमने पूरा रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट। जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक +2 में चला जाएगा, और आयरन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, यहां पर अब एक डाउट आता है कि आयरन रिड्यूस होके किस में जाएगा, क्योंकि +3 से +2 में भी जा सकता है, +3 से 0 में भी जा सकता है। देखो Fe+2 ऑक्सीडाइज होके तो +3 में जाएगा, लेकिन Fe+3 रिड्यूस होके 0 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है। तो अब हम क्या करें, ये यहां पर डाउट आता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आएगा, सुनो अच्छी तरह से, कि अब Fe+2 में जाएगा या 0 में जाएगा, ये कैसे पता चले। लेकिन अगर Fe 0 में गया, अगर Fe 0 में गया मतलब आयरन सॉलिड, मतलब आयरन का प्रेसिपिटेट बन गया। Fe ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 है तो मतलब उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अब वो सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज कूल्ड, उसको ठंडा किया गया, वॉल्यूम 100 ml कर दिया गया, और उस सॉल्यूशन को 100 ml जो सॉल्यूशन था, एलिक्वट, एलिक्वट मतलब 100 ml से 25 ml हमने यूज किया, और उसको फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट किया। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट किया, तो अब आपको ये, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अगर ये Fe+3 से 0 में चला गया तो Fe+3 तो सॉल्यूशन से बाहर हो गया, तो फिर सॉल्यूशन में केवल कौन बचा होगा? Zn+2। Zn+2 की तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Zn+2 को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। तो इसका मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन में Fe+2 प्रेजेंट है, और Fe+2 जो प्रेजेंट है, उस Fe+2 को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट कर रहा है? Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है। यानी जिंक ने Fe+3 को Fe+2 में लेके गया, और वापस Fe+2 को हम किस में लेके जा रहे हैं? Fe+3 में। दीपिका का कहना है कहां लिखा है प्रेसिपिटेट बनाए या सॉलिड? वही मैं कह रहा हूं, सॉलिड बन गया मतलब सॉलिड ही प्रेसिपिटेट होता है। जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहते हैं। Fe+2 वो सॉल्यूशन में होगा, Fe+3 सॉल्यूशन में होगा, लेकिन Fe0 मतलब Fe सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो गया। समझ में आई बात? तो ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज कूल्ड एंड मेड अप टू 100 ml
और उसको हमने फर्दर टाइट्रेट किया, उसको हमने फर्दर टाइट्रेट किया, तो ये रिएक्शन यहां पर हो रही है। अब यहां पर Fe+3 के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे, यहां पर भी इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर भी 1, इसका भी एन फैक्टर 1। तो सिंस एन फैक्टर सेम है, तो आप कह सकते हो Fe+3 के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे, या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+3, या इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मिली इक्विवेलेंट्स, वॉट एवर जो भी लिखना चाहो। तो यहां पर ये कितने ग्राम है? 0.48। हाँ, ये गड़बड़ हो सकती, ध्यान रखना। एफ Fe2O3 का मास है 0.48 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकाले तो ये आ जाता है 160। ये Fe2O3 के मोल्स है, तो Fe+3 के मोल्स जो होंगे वो इससे डबल होंगे। Fe+3 के मोल्स इससे डबल होंगे। ये किसके मोल्स? Fe+3 के। Fe+3 का एन फैक्टर 1, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स नहीं, ये तो यूं कह दो इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+3। तो यहां पर भी इक्विवेलेंट्स ले लेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+3। समझ में आया? ये 2 टाइम्स क्यों किया? ये 2 टाइम्स इसलिए किया क्योंकि ये Fe2O3 के मोल्स है, तो Fe2O3 के जितने मोल्स होंगे Fe+3 के मोल्स उसके डबल होंगे, इक्वल्स टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां एक और गड़बड़ हुई है, ये Fe+3 के जो मोल्स हैं 0.48 ग्राम, ये कितने ml सैंपल में है? 100 ml सैंपल में। और आगे हम केवल कितने ml को रिएक्ट करवा रहे हैं? 25। तो इतने इक्विवेलेंट्स तो 100 ml में है, इतने इक्विवेलेंट्स 100 ml में है। आगे हम केवल कितना यूज कर रहे हैं? 25 ml, केवल 1/4। तो 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 330 इंटू 0.01। ये ml में है, डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन ये वॉल्यूम, ये मोलरिटी, तो ये इसका एन फैक्टर। और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एन फैक्टर ही निकालना है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5 आंसर आ जाएगा। ये हटा देना यहां से, ये 100, ये 2, ये गया, ये 1000, ये 3 से ये गया तो 10। इसको सॉल्व करना। रनिंग क्लास और बैकलॉग मैनेज कैसे करें? क्लास और बैकलॉग मैनेज कैसे करें? मैनेज कैसे करें बेटा? पढ़ के करोगे। दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे, तो पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, सब मैनेज हो जाएगा। अब तुम सोचो कि 5 घंटे पढ़ के कैसे मैनेज करूं, 7 घंटे पढ़ के कैसे मैनेज करूं, तो नहीं होगा। हाँ, रेगुलरली 10 आवर्स केवल जेई के लेक्चर प्लस होमवर्क के लिए, रेगुलरली 10-11 आवर्स पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जितने दिन 10-11 आवर्स से कम पढ़ेगी उतने ऐड कर दो, यानी रेगुलरली जेई के लिए 10 to 11 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आपने 10 दिन मान लो कम पढ़ाई की, तो उतना और ऐड कर दो, उतना और ऐड कर दो। यानी मान लो आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं की, तो सोचो आप 10 दिन पढ़ाई नहीं की, अगर 10 घंटे का भी एवरेज मानते हो, यानी 100 घंटे आपने कम पढ़ाई की। अब उस 100 घंटे को कहां एडजस्ट करोगे? बढ़ो। रजत 2 बार समझा दिया, मोल्स डबल वाला क्यों नहीं समझ में आया? तो 2 बार समझा दिया। Fe2O3 के अगर x मोल्स है, इसके x मोल्स है, तो आयरन के कितने होंगे? इसके x है तो आयरन के कितने होंगे? 2x होंगे।
चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। यस 10, मैंने एक बड़ा फंडा निकाला। 10 आवर्स नहीं, 11th में हो तो पर डे 11 आवर्स पढ़ो इंक्लूडिंग लेक्चर्स। इंक्लूडिंग लेक्चर्स 11 आवर्स। 12th में हो तो 12 आवर्स। 13 में हो तो 13 आवर्स। सिंपल सा फंडा है, परफेक्ट। 11th में हो तो पर डे रेगुलरली, और जिस दिन कम पढ़ो, जिस दिन कम पढ़ो उतने घंटे अगले दिन ऐड कर दो। आज 11 घंटे पढ़ना था, 10 घंटे पढ़ा तो अगले दिन 12 घंटे पढ़ो, उतने घंटे ऐड करते जाओ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। solution containing समझो पहले क्वेश्चन को, क्या रिएक्शन हो रही है, कौन रिएक्ट कर रहा है। वैसे कुछ हिंट मैं क्वेश्चन में दे चुका हूं, क्या बन रहा है उसकी जरूरत नहीं थी। Fe3O4 और Fe2O3, इन दोनों को हमने किसके साथ मिक्स किया, Ki के साथ। Ki का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी -1 से 0 ऑक्सीडेशन, तो आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन। आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन। लास्ट क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे हमने। एक्सेस Ki डाला, आयोडीन जो इवॉल्व हुई, उस आयोडीन जो इवॉल्व हुई उसको फिर किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाइपो के साथ। लेकिन जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, और इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट क्लास में एक ही सब्सटेंस था जिसके जिसके साथ हमने Ki को मिक्स किया। अब यहां एक नहीं, दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस को एक्सेस Ki के साथ मिक्स किया है। प्रियांश का पूछना, सर आप कितने आवर्स पढ़ते थे अपने प्रिपरेशन टाइम में। देखो बेटा, इतना तो नहीं याद है, बट करते ही रहते थे।
दिन भर यही करते थे। सीरियसली बताऊं, खाना टिफिन आता था, मैं खाना खाता था, सोता था और पढ़ता था, बाकी क्लासेस का तो था ही, बट खाना खाते खाते भी पढ़ते ही थे। टिफिन में खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही चलता था। ओमान अभी, वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर और बाकी है, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। बट हम इक्विलिब्रियम करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स मेनली 12th में होता है, तो वो बाद में करेंगे, क्योंकि उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें होती है। बिल्कुल सब सही लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है। यस, मैं भी कोटा ही आया था 1997 में। 1997 में कोटा आया था, आफ्टर 12th में प्रिपरेशन करने के लिए कोटा आया था, 1 साल कोचिंग की थी, और किस्मत थी 1 साल में हो गया। हम्म। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मुझे देखते तो आप में से कोई नहीं कहता सर, ऐसा लगता है इनका तो नहीं होने वाला है। और मेरे पूरे बैच में से हम 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, एक मैं था उसमें। हमारा अराउंड 80-90 स्टूडेंट्स थे उसमें से। बिल्कुल राज, टेक केयर, थोड़ा रेस्ट करो, खाना खाओ अच्छी तरह से, टेबलेट्स लो, जल्दी से जल्दी रिकवर करो, और फिर जोश के साथ वापस से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अरे यार, क्वेश्चन करो, तुम इधर उधर की बातें मत करो, क्वेश्चन करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने। इधर उधर की कोई बातें नहीं, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को समझो पहले, अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, बहुत इंटरेस्ट। और इसी तरह का एक क्वेश्चन जेई में आ चुका है। मिक्सचर दे रखा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर कोई मिक्सचर हो तो मान लो इसके एक्स मिलीमोल और इसके वाई मिलीमोल्स मान लो। मिलीमोल्स इसलिए मान रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम आईएमएल में दे रखा है, तो ज्यादा अच्छा है कि मिलीमोल्स मानो, ज्यादा अच्छा है कि मिलीमोल्स मानो। भाई मैं कोई स्टेट टॉपर नहीं था, ना मैं स्टेट टॉपर था, मैं तो, हाँ, बस ये है कि 1 साल ढंग से मेहनत की थी यार। हाँ, लेकिन पता नहीं था होगा नहीं होगा, चांसेस कम ही थे। कुछ मेहनत, कुछ किस्मत, भगवान को दया आ गई कि यार इस बच्चे का तो कर दो, इसने बहुत मेहनत की है। तो मुझे मानना है कि जो मेहनत करता है भगवान उस पर दया करता है। तो अपना ये फंडा ही है, बस मेहनत करो, बाकी सब भगवान देख लेगा। ये अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पेंडिंग नहीं रह गया बेटा, सुखप्रीत मैंने टाइप 5 बता ही दिया। चलो तो अब इस पर आते हैं। तो
Fe3O4 की भी Ki के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें भी आयरन 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। और Fe2O3, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आयरन +3 में, ये दोनों ही रिएक्ट करेंगे और इन दोनों से क्या बनेगा, Fe+2। और इन दोनों की किसके साथ रिएक्शन हो रही, Ki के साथ, और उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, आयोडीन। तो मतलब आयोडीन दो रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, बट आयोडीन दो रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। Fe2O3 की Ki के साथ रिएक्शन हो रही है, उससे भी आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है, और Fe3O4 की भी Ki के साथ रिएक्शन हो रही है और उससे भी आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है, इससे भी Fe+2 और इससे भी Fe+2। तो आयोडीन टोटल कितनी प्रोड्यूस होगी, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2O3 इससे भी और इससे भी, तो प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe3O4 इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन दोनों रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही, तो दोनों को ऐड कर दिया। और ये जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है, ये फिर किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइपो के साथ, तो इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। अब हमें ये देखना है कि Fe2O3 के कितने मिली इक्विवेलेंट्स है, तो Fe3O4 किस में जा रहा है, Fe+2 में। ऑक्सीडेशन एन फैक्टर निकालना है हमें, इसका एन फैक्टर, तो चेंज कितने का हुआ, 8/3 से 2, तो ये 2/3 का इंटू 3 करोगे तो इसका एन फैक्टर भी 2 और इसका एन फैक्टर भी 2 ही आएगा। इन दोनों का एन फैक्टर 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2, इसके मिलीमोल्स कितने x, इसका एन फैक्टर भी, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ये Fe2O3 है तो इसके y माने, y माना है, प्लस इसका एन फैक्टर भी 2, तो इंटू x, 2y प्लस 2x इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 100 इंटू 0.2 इंटू इसका एन फैक्टर 1 विच इज 20, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन तो यह आ गई बहुत अच्छी सी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो जिनका आंसर इस तरह से आ रहा वो देख लीजिए। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी कि ये इन दोनों से जो Fe+2 बना है, अब यहां पर देखो कुछ जगह हम इक्विवेलेंट और कुछ जगह मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर इसके x मोल्स हैं और इसके y है, सुनना अच्छी तरह से, इसके x और इसके y मोल्स हैं, तो इसके x मोल्स से आयरन कितने हैं, x मोल में आयरन कितने हैं, 3x, तो यहां से आयरन कितना आएगा 3x और यहां से आयरन कितना आएगा 2y, यानी टोटल आयरन के मिलीमोल्स कितने हो गए 3x प्लस 2y। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखो एक चीज समझना, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn प्लस 2 प्लस CO2। अगर मैं कहता हूं कि इसके 5 मोल है, इसके साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करना पड़ेगा या रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट नहीं कर रहे। तो लेकिन अगर इसके 5 मोल से कोई पूछे Mn+2 के कितने बनेंगे, Mn+2 के कितने बनेंगे, इसमें कौन सा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये तो सीधा सीधा इसके 5 मोल है Mn के अकॉर्डिंग, Mn यहां पर भी 1, Mn यहां पर भी 1, तो इसके भी 5 बनेंगे। अगर इसके 5 रिएक्ट करते तो इसके 5 बनेंगे। अगर इसके y रिएक्ट करते हैं तो यहां पर C2 है, यहां कार्बन है, इसके कितने बनेंगे 2y बनेंगे। यहां कोई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कब लगेगा, इन दोनों के मोल्स को रिलेट करना है, इससे इसको रिलेट करना है, इससे इसको रिलेट करना है, कोई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं, बट इनको रिलेट करना है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होगा। समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर Fe3O4 Fe2O3 को Ki से रिलेट करना है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन Fe3O4 और Fe2O3 से आयरन कितना बनेगा, डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, तो 3x प्लस 2y। और ये जो Fe+2 यहां बना है, इसको अब हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, K2Cr2O7 के साथ, K2Cr2O7 के साथ। तो Fe+2
टू जो बना है, कितना बना है 3x+2y, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है K2Cr2O7, ये Fe+2 को वापस ऑक्सीडाइज कर देगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर 3x+2y इंटू 1 इक्वल्स टू, यानी ये मिली इक्वलेंट्स ऑफ Fe+2, इतने ही मिली इक्वलेंट्स K2Cr2O7 के होंगे, तो 25 इंटू 0.1 इंटू 6, राइट। तो 3x+2y, मेरे को लगता है कुछ आंसर गड़बड़ ना आ जाए, थोड़ा डेटा माइनस में आ रहा है तो डेटा बदलना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील आ रहा है। 2.5 इंटू 6 तो ये तो हो गया 15, तो गड़बड़ हो रही है, थोड़ा डेटा बढ़ाना पड़ेगा, डेटा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको 25 मत करो, इसको कर दो 75 ml, इसको कर दो 75 ml, तो इसको मैंने कर दिया 75, 7.5, तो ये हो गया 45। बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा दिया मैंने, ज्यादा बढ़ा दिया कुछ, ज्यादा बढ़ा दिया, 45 भी नहीं होगा, 2 टाइम्स 50 करो, 50 करने से काम हो जाएगा। 50 ml, ये डेटा मैंने ऐसे ही दिया, तो 50 ml कर दिया, ध्यान है, तो 50 ml किया तो 5, तो ये कितना हो गया 30। दो इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2, ध्यान रखना माइनस नहीं है, इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 को मल्टीप्लाई करो, 2x+2y इक्वल्स टू 20, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x इक्वल्स टू, नहीं ये भी थोड़ा गड़बड़ी हुआ, हाँ यार डेटा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर x इक्वल्स टू 10 आ गया तो y तो 0 आ जाएगा। तो डेटा क्या किया जाए, x इक्वल्स टू 10 ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 30 नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें, तो इसको कर देते हैं 45, 4.5, तो 27 हो जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूं 45 ml। फिर से एक और चेंज, ऐसे आसानी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई, दिमाग लगाना पड़ता है। आयोडीन का एन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आयोडीन का एन फैक्टर नहीं यूज किया है, Na2H2O3 का किया, और Na2H2O3 का एन फैक्टर 1 है, तो ये हो गया 45, 4.5, तो ये यहां पर आ गया 27, अब सही हो जाएगा 27। अब डिफरेंस लिया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 7, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 3। बिल्कुल रोहित, वो कोई इश्यू नहीं हो, तो डेटा ऑन द स्पॉट बनाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझो इसको। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं।
रुको रुको। करिए। उत्कर्ष। उत्कर्ष का कहना है सर क्या आईआईटी का नाम बीआईटी होने वाला है क्या, क्योंकि पीएम मोदी जी भारत, इंडिया का नाम भारत करने जा रहे हैं। देखो उत्कर्ष, पहली चीज तो आईआईटी हो या बीआईटी, हमें तो वहीं जाना है, राइट। तो हम वहीं जाएंगे, चाहे वो आईआईटी हो बीआईटी हो। तो तुम्हें क्या टेंशन है। दूसरी चीज मैं बताऊं तुम्हें, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, पता है, बट आज भी आईआईटी मद्रास ही है। हाँ, सबसे ज्यादा खुश तो बिट्स वाले हैं। चलो आईआईटी बिट्स सब एक जैसा हो गया है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। बेटा डिजॉल्व लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं लिखा हुआ है। अभिषेक बेटा क्वेश्चन पर फोकस करो। निशित ने कुछ एक लाइन लिखी भाई, अभी भी पता है, हिंदी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, शायद सही कह रहे हो।
बिल्कुल सही कह रहे हो निशित। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर इसको हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ही है। आईआईएम भी यही होता है, भारतीय प्रबंध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो हिंदी में तो भारतीय ही नाम है। क्यों दिमाग लगा रहे हो? तो यहां पर अब इस K2Cr2O7 की किसके साथ रिएक्शन होगी? Fe+2 के साथ। मान लो इस पूरे कंपाउंड के एक्स मोल्स हैं, इसके एक्स मोल्स हैं या मिलीमोल, तो Fe+2 के भी एक्स आएंगे। हाँ, यहां पर ये K2Cr2O7 की केवल इसी के साथ रिएक्शन हो रही है। बहुतों को डाउट आता, सर K2Cr2O7 क्रोमियम+3 को भी तो ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सोचो K2Cr2O7 क्रोमियम+3 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या ये होगा? भाई ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, तो बनेगा क्या वापस? फिर से वही +6। कुछ चेंज हुआ क्या यहां पर? तो मतलब K2Cr2O7 की इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। K2Cr2O7 केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा? Fe+2 के साथ। इसके x मिलीमोल है, तो यहां पर Fe+2 के भी x मिलीमोल। Fe+2 किस में जाएगा? Fe+3 में। क्रोमियम किस में आ जाएगा? क्रोमियम+3 में। इसका एन फैक्टर 1, ये मिली इक्वलेंट्स ऑफ Fe+2, इतने ही मिली इक्वलेंट्स किसके होंगे? K2Cr2O7 के। ये कितना हो गया? 1/4। इसको ऐसे 1/4 लिख दूंगा, 300/1/4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 75। तो x इक्वल्स टू 75। आंसर इसके भी 75 मिली मोल्स ही है। तो देखिए, अब डिस्कशन बचा है, ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर। एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, ये लास्ट क्लास में हम टाइप 5 कर चुके थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, उसका एन फैक्टर निकालना है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। और मैंने कहा था आप लोगों को कि इसका एन फैक्टर निकालो। निकाला क्या आप लोगों ने इसका एन फैक्टर? बैलेंस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थे, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस। और मैंने बताया भी था कि इस पर एक क्वेश्चन है, क्या आया इसका एन फैक्टर? आया क्या इसका एन फैक्टर? 5/6 या 5/3? 5/6 या 5/3? राइट। Cl2 से Cl- या NaCl, और Cl2 से NaClO3। इसको 2 टाइम्स, इसको भी 2 टाइम्स, यहां चेंज 2 का, यहां चेंज 10 का। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5Cl2 और 1 6Cl2। और 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 10 का चेंज, यहां पर भी 10 का चेंज, यानी इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 NaCl, और इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो ट्वाइस NaClO3। राइट। अब किसको बैलेंस करना है? पोटेशियम सोडियम को। 10 और 2 12, 12 NaOH, 12 NaOH।
और किसको बैलेंस करें, ऑक्सीजन, तो इधर 12 इधर 6, तो 6H2O, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 10 इलेक्ट्रॉन, कोफिशिएंट कितना है 12, 10 डिवाइडेड बाय 12, तो ये इसका एन फैक्टर हो गया, ये इसका एन फैक्टर हो गया 5/6। हाँ, H2O का भी निकाल सकते हो 10/6, ये H2O का एन फैक्टर हो गया। बाकियों के भी चाहो तो इस तरह से निकाल सकते हो, राइट। तो ये याद रखना। इसी में एक टाइप 6 और बता देता हूं। वैसे टाइप 6 इनको बैलेंस करना आसान है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका एन फैक्टर अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनको बैलेंस करना आसान होता है, लेकिन ये एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट ईयर जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि थर्ड लास्ट चैप्टर होगा फिजिकल का, थर्ड लास्ट चैप्टर, यानी नेक्स्ट ईयर यू मान के चलो लगभग इसी टाइम पर। अभी 12th में मैंने नहीं पढ़ा, यानी सितंबर अक्टूबर में आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, लेट से अमोनिया का एन फैक्टर निकालना है, अमोनिया कन्वर्ट हो रही है N2+H2 में, अमोनिया N2H2, तीनों का एन फैक्टर निकालना है। अगर तीनों का एन फैक्टर निकालना है तो यहां पर तरीका मैं बताता हूं। नाइट्रो, इसमें हो क्या रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन में क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन का ही रिडक्शन होता है। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन, दिस इज नॉन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर एन फैक्टर निकालना है तो कैसे करें, सीधा सा, या तो यहां से यहां, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। तो हमें किसी एक एलिमेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे, या तो नाइट्रोजन से या हाइड्रोजन से, किसी एक से काउंट करो, क्योंकि जो एक लूज कर रहा है दूसरा उसी को गेन कर रहा है। तो केवल नाइट्रोजन पर फोकस करें, तो नाइट्रोजन -3 से 0, 3 का चेंज, कितने का चेंज, 3 का, -3 से 0, और यहां नाइट्रोजन कितनी है, 1, तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। इनफैक्ट हाइड्रोजन से करोगे तब भी 3 आएगा। हाइड्रोजन से देखो तो +1 से 0, हाइड्रोजन के लिए चेंज कितने का, 1 का, हाइड्रोजन कितनी है, 3, तो फिर से एन फैक्टर 3। हाँ, लेकिन इस N2 का एन फैक्टर निकालना है, इसका एन फैक्टर निकालना है, तो N2 के लिए चेंज 3 का, लेकिन 2 नाइट्रोजन है इसीलिए 6। हाइड्रोजन के लिए चेंज 1 का, लेकिन यहां 2 हाइड्रोजन है इसीलिए एन फैक्टर 2। बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मॉलिक्यूल इसके 3 इलेक्ट्रॉन, पर मॉलिक्यूल 6, पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। H2O कन्वर्टिंग इनटू H2+O2, तीनों के एन फैक्टर निकाल दो, तीनों के एन फैक्टर निकाल दीजिए। टू टू फोर
सही लग रहा है? 2 2 4 बिल्कुल सही। हाइड्रोजन +1 0, चेंज कितने का? 1 का। ऑक्सीजन -2 से 0, चेंज कितने का? 2 का। या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से भी वही आएगा, ऑक्सीजन से भी वही आएगा। 1 का चेंज, 2 हाइड्रोजन, एन फैक्टर 2। यहां पर 2 हाइड्रोजन है इसीलिए इसका एन फैक्टर 2, चेंज 2 का, लेकिन यहां 2 ऑक्सीजन है, एन फैक्टर 4। इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहां पर मैं बता दूं, इसके अलावा और कोई केस अगर आता है जहां आपको लगता है सर ये वाला केस तो आपने नहीं लिया है, कुछ नया आ जाता है, वहां इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे, वहां मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, वहां मोल कॉन्सेप्ट से करना है। अब नेक्स्ट टाइम मैं होमवर्क को बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे, बट डिस्कशन हमारा रहेगा। तो जहां तक अब डिस्कशन की बात करें, तो S2 में तो वही, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं। S2 में 1 से लेके 5, तो 1 तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 1 से लेके 5 तक ही है। और जेई मेंस, चलो जेई मेंस पहले ये करो, फिर जेई एडवांस करेंगे। सुखप्रीत अभी चलेगा, सिलेबस चलता रहेगा, फोकस इस पर करा करो हमेशा। तुम्हें दूसरे काम से ज्यादा मतलब होता है ना, सब हो जाएगा। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाइम बचा हुआ है डेफिनेटली, अभी 5-7 मिनट और है। चलो 5-7 मिनट जनरल बात कर लेते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, चलो, बट रिलेटेड टू। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुछ लोगों का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया हो, कुछ लोगों ने ज्वाइन पहले कर लिया लेकिन बैकलॉग है, कुछ लोगों का बीच में कुछ छूट गया हो सकता है। तो क्या करें, कैसे मैनेज करें? यानी सिंपल सी बात है, अगर आप पूछोगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर बैकलॉग कैसे क्लियर किया जाए? तो यहां पर मैं एक चीज बता दूं सबको, सबसे पहली चीज जो है, बैकलॉग क्लियर करना एक टास्क है, और बैकलॉग क्रिएट ना होने देना अब, ये उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पुराना बैकलॉग क्लियर करें, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि नया बैकलॉग क्रिएट ना करें। क्योंकि बहुत सारी जनता क्या करती, पुराने पाप धोने के चक्कर में नए पाप करती जाती, तो कोई फायदा नहीं बेटा। पुराने पाप धो, नए पाप करो, उससे कोई फायदा नहीं। तो पहली चीज कि नए बैकलॉग क्रिएट ना हो, उसके लिए नए बैकलॉग क्रिएट ना हो तो एवरेज 10 आवर्स पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, रेगुलर। इसमें एवरेज 10 आवर्स आप पढ़ते हो डेली, तो आप जो चल रहा है उतना कवर कर पाओगे। इंक्लूडिंग क्लासेस की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग क्लासेस 10-11 भी हो सकता है, बट चलो 10 आवर्स मिनिमम साइड में। अदरवाइज मैं 11th क्लास में 11 आवर्स, 12th क्लास में 12 आवर्स, 13 क्लास में 13 आवर्स पर डे क्लास करनी होती है, इंक्लूडिंग क्लासेस जो यहां हो रही है। तो पहली चीज तो ये देख लो कि क्या हम इतने घंटे पढ़ पा रहे हैं। अगर इतने घंटे नहीं पढ़ोगे तो जो करंट चल रहा है उसमें भी बैकलॉग आ जाएगा। उसमें भी बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो चल रहा है उसमें बैकलॉग क्रिएट ना हो, वो चीज। अब आप में से कोई चाहता है कि सर पुराना बैकलॉग क्लियर कैसे करूं, होमवर्क छूटा हुआ, तो भैया अब एक्स्ट्रा आवर्स ऐड कर लो।
एक्स्ट्रा आवर्स ऐड कर लो। और सीधा सा फंडा है मेरा, सीधा सा फंडा है कि कोई भी लेक्चर, जैसे मान लो किसी का लगता है कि सर मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर छूट गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने लेक्चर्स हैं, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर 10 लेक्चर में हुआ है, सपोज हर लेक्चर 1.5 घंटे का होता है, तो जितने घंटे के लेक्चर्स है उतने घंटे होमवर्क में कम से कम और लगेंगे। यानी 10 लेक्चर है तो 15 घंटे होमवर्क, 15 घंटे लेक्चर्स देखने के और 15 ही घंटे होमवर्क करने का, मिनिमम साइड में बोल रहा हूं मैं, उससे थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ ठीक है अभी इतना करें। और वो होमवर्क साथ में करते जाएं। अब आपको ये देखना कि किसी का मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर छूटा हुआ बिल्कुल, तो अगर 10 लेक्चर है तो 15 घंटे, 15 घंटे होमवर्क, यानी 30 घंटे चाहिए आपको। अब वो 30 घंटे अगर डेली 3 घंटे आप निकालते हो तो 10 दिन केवल लगेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैकलॉग क्लियर करने में। वो तब जब डेली 3 घंटे आप डेली 3 घंटे एक्स्ट्रा निकालते हो, यानी 10 घंटे तो पढ़ ही रहते, 10 घंटे के अलावा 3 घंटे और निकालो। अब हमारे पास क्या होता है सर, बैकलॉग क्लियर करना, बैकलॉग क्लियर करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है टाइम की, कितने घंटे क्या पढ़ना है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता सर, बस बैकलॉग क्लियर करना है। अरे भाई पूरा सोचना पड़ेगा ना कि आज की क्लासेस है, उसका होमवर्क है, वो सब करने के बाद आपको फिर करना होगा। सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर स्कूल भी जाते हैं तो फिर कैसे टाइम को मैनेज करें, तो उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है, उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं, तो कृपया करके ये क्वेश्चन ना पूछे जाए, पूछें आप। राइट। तो अब हाँ, दिवाली के टाइम पर किसी ने कहा दिवाली के टाइम पर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, जिसमें अराउंड 8 to 9 डेज, क्या एग्जैक्टली बट 8-9 डेज की छुट्टियां होती है, उस टाइम पर आप अपना होमवर्क कुछ बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो अब आपको ये गणित थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि यार कितने घंटे पढ़ना है, अगर मेरे को कोई चैप्टर बैकलॉग है कवर करना तो कितना टाइम चाहिए, पहले वो टाइम तो निकालो कि हाँ मेरा ये छूटा हुआ है, इसको बैकलॉग क्लियर करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको कि जितने भी पुराने चैप्टर्स उसमें केवल पहले आप S1O1 पर फोकस करो, S1O1 पर फोकस करो। कोई भी पुराना चैप्टर उठाते हो, सारा होमवर्क नहीं करना है, S1O1 कर लो ताकि एक स्पीड आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उतना बहुत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर छूटा हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर की S1O1 कर लो, मोल कॉन्सेप्ट, गैस स्टेट, बस S1O1 करो, उसका रिवीजन करो। यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग से चैप्टर है, उसका बाकी चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप अभी करो, बाद में करो, कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एटॉमिक नहीं आता तो केमिकल नहीं आएगा, रिडॉक्स नहीं आएगा, वो आ जाएगा। दूसरी चीज, जो गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट में भी बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो बाकी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। गैसेस स्टेट में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वो बाकी चैप्टर से कनेक्टेड है, बट गैसेस स्टेट में हम मैक्सवेल इक्वेशन भी पढ़ते हैं, वंडरवॉल इक्वेशन भी पढ़ते हैं, वहां पर हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जिसका बाकी चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। मॉल कॉन्सेप्ट का बाकी चैप्टर से कनेक्शन है, लेकिन मॉल कॉन्सेप्ट का भी 100% ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर से कनेक्शन है। तो यहां पर थोड़ा सा हमें यह समझना पड़ेगा, बेसिक चीज जो है, मॉल के पहले 4-5 लेक्चर और कंसंट्रेशन टर्म के पहले 2 लेक्चर पढ़ लोगे तो बेसिक्स काम क्लियर हो जाएंगे, फिर कहीं दूसरे चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी करे ना कहीं फिर वो चीजें यूज होती, थोड़ी बहुत यूज होती है, थोड़ी बहुत यूज होती है, इसीलिए उनको भी कवर करना जरूरी है। तो साथ साथ में कवर करो। लेकिन यहां पर मैं फिर से ये बता दूं, अगर अच्छी तरह से हम जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो जो टाइम फैक्टर है सबसे पहले उसको दिमाग में रखो, टाइम फैक्टर सबसे पहले उसको दिमाग में रखो। आप में से बहुत सारी जनता, मैं बता दूं, दिन भर बहुत आप इतने घंटे नहीं पढ़ते हो, और जब तक वो टाइम लिमिट नहीं बढ़ाओगे नहीं किया जा सकता भाई। ये 10 आवर्स भी जब मैं बोल रहा हूँ, 10-11 आवर्स, ये मिनिमम साइड में बोल रहा हूँ। अब किसी को लगता कि नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें और अपनी एफर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी, उन्हें और इनपुट ज्यादा डालना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है, और ये ध्यान रखना,
हो सकता है आप में से किसी की स्पीड स्लो है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी। आज स्पीड स्लो, इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन बाद भी स्लो होगी। आप उसी तरह के क्वेश्चन करोगे उनमें स्पीड बढ़ती जाएगी, तो प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ेगी। बट अब आप ये कि सर मेरी प्रैक्टिस स्पीड कम है और हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कम ही रहेगी और कम होती जाएगी। मेहनत करोगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, मेहनत नहीं करोगे तो स्पीड अभी जितनी है उससे भी कम हो जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूं। बेटा जन्माष्टमी का मुझे एग्जैक्टली तो नहीं आइडिया, बट क्लासेस मुझे लगता है क्लासेस होगी। बहुत सारे नेश जो हॉलीडेज होते हैं जो स्कूल में होते हैं उनमें क्लासेस ऑफ नहीं होती, क्योंकि हमारा कोर्स पहले ही बहुत बड़ा है, तो इसीलिए क्लासेस होगी आपकी। तो ये ध्यान रखो, क्लासेस अभी होगी उसमें कोई। अब किसी ने पूछा बड़ा बैकलॉग है तो टेस्ट दें या नहीं दें, तो मेरा मानना है कि देखो अगर किसी का भी 50 यानी 60-70% कंप्लीट है, जितना हो जाए तो उन्हें टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि टेस्ट नहीं देने से पता क्या होता है, आपको नहीं समझ में आता कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। जब आप टेस्ट देते हो तब समझ में आता है, तब रियलिटी दिखती है, और वो बहुत जरूरी है। रियल पिक्चर देखना, रियल पिक्चर देखने का मतलब ये नहीं कि डरना है, रियलिटी हमेशा पता होनी चाहिए। रियलिटी कॉन्फिडेंस देती है, ये मैं आपको बता दूं। रियलिटी गिव्स अनसर्टेनिटी, जो है ना वो प्रेशर क्रिएट करती है। जब आप टेस्ट नहीं देते तो आपको भी अनसर्टेनिटी होती है, और मेरा परफॉर्मेंस कैसे होगी, अच्छी होगी नहीं होगी, तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है। आपने टेस्ट दिया, कम आए ज्यादा आए सारी पिक्चर आपको पता है। कम है तो है, आपको पता है, मेहनत करोगे तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़े, मेहनत करोगे तो नहीं पढ़ेंगे, खत्म। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, सर मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। तो आपको ये भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 5 दिन मेहनत कर ली और मार्क्स आ जाएंगे। कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाओगे तब उसका रिजल्ट समझ में आता है। तो कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। राइट गौतमा ने लगता है बहुत कुछ पढ़ लिया है। रेंडमनेस गिव्स यूनिफॉर्मिटी, वेरी गुड गौतमा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेक्चर काफी है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, सी यू टू।